हेलो एवरीवन, बुकिश शाइंता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ हम एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सो वी वेलकम विद अस मिस्टर विक्रमजीत सिंह रूपराय। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि पानी की बहुत समस्या है आजकल। पानी बचाना आज एक ज़रूरत सी बन गई है। बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे पानी ख़त्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट्स वार्निंग दे रही है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में पैम्पलेट्स आते हैं कि पानी बचाओ, पानी को प्रीशियसली यूज़ करो। कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब पानी कैसे आता था? पानी कैसे यूज़ होता था? पानी के लिए लोग क्या-क्या करते थे? तो आज हम इसी टॉपिक पे मिस्टर विक्रमजीत से बात करेंगे। उनकी एक नई बुक के बारे में जानेंगे, जिस पे उन्होंने बताया है कि पहले के समय में, आज से सदियों पहले, पानी कैसे यूज़ होता था, लोग पानी को बचाने के लिए क्या करते थे। सो वेलकम विद अस मिस्टर विक्रम जी। एंड सबसे पहली चीज़, आपने जो ये किताब लिखी है, आपने दिल्ली की बाउलीज़ पे लिखी है। जी। तो आप बताना चाहेंगे कि बाउलीज़ क्या होती हैं? देखिए बाउलीज़ जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कुआँ खोद के उसका एक टैंक बना दिया जाता है और सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, क्योंकि कुएँ में से हमेशा पानी निकालना आसान नहीं होता है। अगर किसी गाँव में जैसे मान लीजिए कुआँ बना हुआ है, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी कुएँ का सरकमफ्रेंस है, उस पे कितने लोग एक बार में खड़े हो सकते हैं और कितनी बाल्टियाँ भर-भर के उनको निकालनी पड़ेंगी पॉपुलेशन की ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे आसान तरीका ये रहता है कि कुआँ तो खोद दिया, उसके बाद सीढ़ियाँ बना के एक टैंक बना दिया जाता है, जिससे लोग नीचे तक उतर के वहाँ बैठ सकें, वहाँ से पानी लेके वहीं के वहीं अपने ज़रूरी काम निपटा सकें और जितना ज़रूरी है उतना पानी बाहर लेके आ सकें। तो बाउलियाँ मैं कहूँगा कि पुराने टाइम में वाटर को बेटर मैनेज करने के लिए और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने टेक्निक निकाली थी। तो बावली ही क्यों? अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे टैंक्स यूज़ होते थे जी। पहले, बहुत सारी झीलें थी, बहुत सारी नदियाँ थी। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपने बावलियों को ही क्यों चुना? देखिए झीलें, नदियाँ और टैंक की जब हम बात करते हैं, तो टैंक का मतलब ये होता है कि ज़मीन के नीचे जो पानी की नहरें चल रही हैं, आपने खुदाई करके टैंक या तो वहाँ तक बना लिया जो कि कुआँ जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, या आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। अगर बारिश नहीं हो रही तो टैंक सूख जाएगा। बावली के केस में क्या है, हमारे पास कुएँ हैं, हमारे पास टैंक्स हैं। बावली के केस में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो अगर बारिश नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, तो टैंक सूखेगा, लेकिन कुआँ ज़मीन के नीचे तक गया हुआ है, जहाँ से वो पानी फेच कर रहा है और वो टैंक में भर रहा है। और फिजिक्स का एक सिंपल प्रिंसिपल है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो कुएं में क्योंकि सरफेस एरिया कम है और टैंक में ज़्यादा है, तो कुएं में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो पानी को पुश करके विंडो के थ्रू टैंक में भेज देता है, जिसकी वजह से टैंक जब बारिश ना हो तब भी उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है। इन दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करने से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है पॉपुलेशन को, जो कि उनको समझ में आ गया था और उन्होंने इंप्लीमेंट किया। एट द सेम टाइम नदियाँ, नाले ये भी एग्जिस्ट करते थे, पर अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँ, यमुना के किनारे जितने भी शहर बसे, तो दिल्ली कोई एक शहर नहीं, दिल्ली कई शहरों को मिला के एक शहर बना। यमुना के किनारे जितने भी शहर बने, उनके अंदर बावलियाँ, कुएं बहुत सारे बनाए गए। बल्कि फिरोजाबाद की जो बावली अब जो लाल किले के अंदर है, वो लाल किले से 300 साल पुरानी बावली है। वो फिरोज शाह तुगलक के समय की है। उस समय यमुना का जो किनारा था उससे मुश्किल से 300 मीटर दूर है वो। तो 300 मीटर दूर यमुना से एक बावली बनाने का मतलब ये है कि या तो यमुना के पानी पे उन्हें भरोसा नहीं था, या यमुना के पानी में खतरा ये था कि कभी भी यमुना में उफान आ जाता है, फ्लड लाइन्स चेंज हो जाती हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको एक सेफ जोन चाहिए पानी के इस्तेमाल के लिए, प्रॉपर घाट वहाँ पर डेवलप शायद ना हो उस समय, तो उन्होंने बावली उसके पास पास बना ली। पुराना किला, तुगलकाबाद, सब बावली यमुना के किनारे किनारे बनी। जैसा कि आपने बताया, उससे ये लगता है कि जो पहले के लोग थे वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस थे कि उन्हें सरफेस एरिया, प्रेशर, इन सब का पता था। तो ये चीज़, ये जो बावलियों का निर्माण है, ये सिर्फ दिल्ली या इसके आसपास के रीजन में स्पेसिफिक है, या फिर अक्रॉस इंडिया ऐसे कंसेप्ट और भी हैं, या और सिटीज़ में भी ऐसी चीज? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत एडवांस थे या नहीं थे, क्योंकि टाइम के साथ हमारी नॉलेज, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। अपने समय के हिसाब से उन्हें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें पता थी जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। आज हमारे पास और मशीनरी और टेक्निक्स हैं। ये कोई दिल्ली स्पेसिफिक नहीं है, बावलियाँ पूरे भारत में है। बल्कि सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया भर में अलग अलग तरीके से पानी को स्टोर करके इस्तेमाल करने के तरीके उन्होंने निकाले, जैसी जहाँ जरूरत थी। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में आपको बहुत सारी बावलियाँ मिलेंगी जो बावली कम, कुंड ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो इतने गहरे हैं कि वो बावली ही है। अच्छा। सो वो उसमें चारों तरफ से उतरने का रास्ता है।
गुजरात में चले जाएंगे, गुजरात के अंदर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अलग हो जाता है, कर्नाटका में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं पंजाब और हिमाचल के एरिया की देखूं तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से बाउलियाँ बनाई जाती हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से इनका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, डेप्थ, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, साइज़ वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है। दिल्ली में जो है, दिल्ली में इक्का दुक्का बाउलियों को छोड़ के सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर और पर्टिकुलर स्टाइल में बनी हुई है। तो जैसा कि आपने बताया कि पूरे कंट्री में बहुत सारी बावलियाँ हैं, तो आपने स्पेसिफिकली दिल्ली की बावलियों को क्यों चूज़ किया? और दिल्ली में भी सिर्फ 10 बावलियों को क्यों? जैसे आपने बुक में लिखा हुआ है कि 32 बावलीज़ है, जी। तो उसमें से सिर्फ 10 क्यों? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 32 की 32 पे लिखना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर बावलियाँ जो ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, ज़मीन के नीचे दफन हैं, जैसे लोधी गार्डन की बावली है। अब लोधी गार्डन में जब खैरपुर गांव हुआ करता था लेडी विलिंगडन के आने से पहले, तो वहाँ पर घर थे, वहाँ एक बावली हुआ करती थी, वहाँ पर और कुछ स्ट्रक्चर्स थे। वो बावली भर दी गई ताकि वहाँ पे प्रॉपर गार्डन बनाया जा सके। अब जब तक हम उसको ढूंढते नहीं है, रिस्टोर नहीं करते हैं, तो हमारे पास उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तब तक हमारे पास सिर्फ इतना है कि 1910 में ये रिकॉर्ड कर लिया गया था कि यहाँ एक बावली एग्जिस्ट करती है। अब खाली एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ना मैं वो देख पा रहा हूँ, ना मैं उसके बारे में और फर्दर स्टडी कर पा रहा हूँ, किसी डॉक्यूमेंट में वो नहीं है। तो ऐसे में मेरे, समझ लीजिए, हाथ बंद गए थे, जिसकी वजह से जो 10 मेजर बावलियाँ हैं मैंने उन्हें उठाया, और उसके अलावा 2 ऐसी बावलियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि उनके बिना ये लिस्ट अधूरी रहती, तो 2 स्पेशल मेंशंस। तो कुल मिला के, चाहे किताब का नाम दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 बावलीज है, बट इसमें एक्चुअल में 12 बावलियों का जिक्र किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि समय के साथ बहुत सारी बावलियाँ गायब हो गई या लुप्त हो गई हैं, तो इस वजह से उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। सो क्या और डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की इन सभी के बारे में इतना एक्सटेंसिव रिसर्च करने में, या फिर इन बावलियों का पता करने में, और क्या-क्या दिक्कतें फेस हुई? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे कंटेंट की और इन्फॉर्मेशन की ही रही। जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लेकिन फिर जब मैंने किताब के लेवल पर रिसर्च शुरू की कि मुझे किताब में लिखना है, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर बावलियों के बारे में ट्रैवलर्स ने, हिस्टोरियंस ने कभी कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि बावलियाँ इतनी ज़्यादा थी, हर गांव, हर शहर में कोई कुआं या कोई बावली तो एग्जिस्ट करती है। उसको ऐसा मान लिया गया जैसे ये तो एक आम चीज़ है। उन्होंने सड़कों के बारे में, घरों के डिज़ाइन के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि वो हर तरफ थे। तो ऐसे में जब किसी ने बावलियों के बारे में लिखा ही नहीं है और अब वो है भी नहीं, तो मुझे उनके बारे में कैसे पता चलेगा? फिर कुछ बावलियाँ ऐसी भी हैं, जैसे लाल किले की बावली का हमने अभी जिक्र किया। लाल किले की बावली को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी के जो 3 जनरल्स थे उनको वहाँ पर रखा गया था। तो उस दौरान अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ज़्यादातर रिकॉर्ड्स में इसको उन्होंने मेंशन करना बंद कर दिया। मैप्स के अंदर वो बावली नहीं हमें मिलती। 1945 के आसपास के जो रेफरेंसेस है वहाँ पर कोई जिक्र नहीं आता है इस बावली का। अब ऐसे केस में इन्फॉर्मेशन ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास इकलौता चारा ये बचा था कि मैं उन रिकॉर्ड्स को देखूं जो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, या जो अभी तक मॉडर्न हिस्टोरियंस के हाथ नहीं लगे हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में कभी कोई तो आया होगा जब ये बावलियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और तब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो शायद यही रीज़न है कि आपको इस बुक को लिखने में 5 साल से ज़्यादा का वक़्त लगा। जी बिल्कुल। 2014 में मैंने लिस्ट बनानी शुरू की थी किताब लिखने के मकसद से, और करीब 3 साल पहले जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब मुझे लगा था शायद 6 महीने में मैं पूरे कर लूँगा, क्योंकि 2 साल से तो रिसर्च कर ही रहा हूँ। बट फिर पता चला कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है, और इस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए लाइब्रेरीज़ में जो किताबें मैंने पढ़ी, रिकॉर्ड्स मैंने जो देखे, वो सफिशिएंट नहीं थे। तो फिर मुझे उर्दू सीखनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये पता चला कि उर्दू में कुछ किताबें हैं जो अभी तक ट्रांसलेट नहीं है, जहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है। उर्दू वाली किताबों में वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। कुछ दस्तावेज़ फ़ारसी और तुर्की में थे, कुछ दस्तावेज़ जो है वो जापानीज़ में थे, तो थोड़ी बहुत मदद लेके मैं उनको ट्रांसलेट करवा पाया और रिसर्च पूरी हो पाई। तो जैसा आप बता रहे हैं, आपने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की, आपने कई सारे फैक्ट्स इसमें ऐसे मेंशन किए हुए हैं जो यूजुअली हम सोचते नहीं हैं, जैसे बावलियों की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों है। तो और कोई सरप्राइजिंग चीज़ जो आपने इन रिसर्च के दौरान आपको पता चली, जो यूजुअली हम नहीं नोटिस करते, या जिसकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं जाता? बहुत सारी चीज़ें पता चली। अग्रसेन की बावली, जैसे उसका नाम है, वहाँ पर वो यू से क्यों लिखते हैं, ए से क्यों नहीं लिखते? कुड बी ए कॉमन एरर।
और कुड बी अ डायलेक्ट इशू। तो मैंने उस चीज़ में थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, और मुझे काफ़ी कुछ मिला भी कि नाम में क्या हो सकता है। फिरोज शाह कोटला की बावली, जिसमें नीचे से उन्होंने बाकायदा टेराकोटा के पाइप्स डाल के यमुना के साथ कनेक्ट कर लिया था, ओवरफ्लो चैनल बनाए हुए थे, एक अंडरग्राउंड बावली बना के ऊपर से छत डाल के उसको प्रॉपरली कैसे उन्होंने कंसील किया और कैसे उसमें चेंबर्स बनाए। हिंदू राव हॉस्पिटल जो अभी है उसके पास जो बावली है, किसी ज़माने में वो फिरोज शाह तुगलक की शिकारगाह हुआ करता था, वहाँ भी उसका एक महल था, वहाँ से उसने टनल बना रखी थी जो उसके फिरोजाबाद पैलेस तक आती थी। सो उस टनल में उस समय के लोगों ने तो ये लिखा है कि वो घोड़े पर बैठ के पूरे लाव लश्कर के साथ निकल सकता था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उसको देखा, वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने उसकी मेजरमेंट्स लेकर रिकॉर्ड किया उस टनल का, तो पता चला कि एक आदमी खड़े होकर चल तो सकता है, लेकिन बीच में कहीं कहीं उसको झुककर निकलना पड़ेगा, दरवाज़ा छोटा हो जाता है। अब इससे मुझे ये पता चला कि हो सकता है कि जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस या राइटर्स हैं राजाओं के टाइम पे, सुल्तानों के टाइम पे, वो जब लिख रहे हैं वो अपने राजा को खुश करने के लिए इतना इलैबोरेट करके लिख रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा बना दिया जा रहा है। आज की तारीख में हमें लगता है कि पता नहीं उस समय लोग कैसे, कितना लेविश लाइफ जीते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, रिसोर्सेज होंगे उनके पास। एक्चुअल फैक्ट में उससे 5 गुना 10 गुना कम था। तो एक डिफरेंस मुझे समझ में आया, और फिर जो मैंने और रिकॉर्ड्स पढ़े, मैंने उस चीज़ को भी फैक्टर इन किया कि क्या वाकई ही ऐसा हुआ होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं। तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। और इन सभी रिसर्च में आपने जैसे एएसआई का बहुत जी। सारा मटेरियल यूज़ किया है, तो गवर्नमेंटल एजेंसीज कितनी सपोर्टिव है ऐसी रिसर्च के लिए? बहुत सपोर्टिव हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जब हम बोलते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई एक दफ्तर होगा और एक बंद दरवाजे वाली जगह होगी, अब बाहर पर्चा पकड़ के लाइन में खड़े रहोगे। नहीं, वहाँ पे जो अंदर लोग बैठे हैं वो भी आपकी मेरी तरह नॉर्मल लोग हैं, जो अपने हेरिटेज से प्यार करते हैं, मॉन्यूमेंट से प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग आके रिसर्च करें। अब नेशनल आर्काइव्स में जाइए, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी में जाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जाके किसी भी, चाहे वो प्यून है चाहे वो हेड है, किसी को आप बता दें आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, जो भी आपको मिलेगा वो हर हद तक आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे अलावा और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ गए, जिन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की, सबको सपोर्ट मिली हर एक गवर्नमेंट एजेंसी से। मॉन्यूमेंट्स के केस में जब मुझे अंदर तक जाके बावली में रिसर्च करनी होती थी, तो इमीडिएटली हमें गार्ड मिल जाता था, हमें कोई लंबे चौड़े पेपर वर्क में फंसना नहीं पड़ा, कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं मारने पड़े। ईमेल भेज के, ईमेल पे परमिशन आ गई, जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने ईमेल दिखाई तो उन्होंने मुझे साथ में गार्ड भेज दिया चाबी दे के, क्योंकि बावली को बंद रखा जाता है। अगर वो खोल, ज़्यादातर बावलियाँ इसलिए बंद है, अगर वो खोल के छोड़ देंगे तो लोग, अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला गंदक की बावली में हादसा हो गया, एक बच्चा गिर गया और वो नहीं बाहर टाइम पर आ पाया, शायद उसकी डेथ भी हो गई। अब ऐसे केस हो जाते हैं क्योंकि पानी बहुत गहरा, 70 से 80 फीट तक गहरा कई जगह पर पानी है। जिसको अच्छे से तैरना नहीं आता वो नहीं बाहर आ पाएगा, और ये मुमकिन नहीं है कि हर समय वहाँ पर एक स्विमर खड़ा रहे जो किसी को भी पकड़ के बाहर निकाल सके, वो पॉसिबल नहीं है। तो बंद रखना हमारी मजबूरी बनी हुई है इस समय, एएसआई की मजबूरी बनी हुई है। लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हैं और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो जैसे कि अभी दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रही है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि बावलियों के थ्रू हम दिल्ली की पानी की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, या ये एक तरीका हो सकता है जिसे गवर्नमेंट अपना सकती है वाटर लेवल को सॉल्व करने, वाटर लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने इस चीज़ का जिक्र इस किताब में भी किया है। दिल्ली में 32 बावलियाँ हुआ करती थी, जिसमें से मुश्किल से 15 बची हैं। उनमें से काफ़ी बावलियों में पानी है भी, पर दिल्ली की अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो ये बावलियाँ कुछ भी नहीं है। इनसे कुछ बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, इनको रिवाइव करने के लिए हमें जितनी मेहनत, जितने रिसोर्सेज चाहिए वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक बावली में पानी के लिए सबसे ज़रूरी है कैचमेंट एरिया, यानी कि बावली के आसपास कच्ची ज़मीन होनी चाहिए। जब बारिश पड़े तो पानी वहाँ से ज़मीन के अंदर सीप इन हो और वो बावली के टैंक तक और कुएं तक पहुँचे। वो है नहीं, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऐसे में पानी तो बावली तक पहुंच ही नहीं रहा है। अगर मुझे बावली को रिचार्ज करना है तो मुझे आसपास की सड़कों को हटाना होगा, बिल्डिंगों को हटाना होगा, या फिर इन सभी बिल्डिंगों और सड़कों के आसपास मुझे वाटर रिचार्ज पिट्स बनाने होंगे। तो अल्टीमेटली कोई भी मैं तरीका अपनाऊं, काम काफ़ी करना पड़ेगा, और उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगा, उसके आसपास की कुछ पॉपुलेशन को सर्व कर लूँगा। वाटर रिचार्ज पिट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना इस समय हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। बावलियाँ कुछ हद तक उसमें मदद कर सकती हैं, लेकिन दिल्ली इस समय जिस कागार पर खड़ी है वो पूरी तरह से दिल्ली की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती।
सो आपने जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये बुक जो है ये एक सीरीज का पार्ट है, जी। तो इसमें और बुक्स भी हैं। बिल्कुल, मैं अभी पहले मेरा मन था कि मैं दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट्स पे लिखूं। दिल्ली में 1317 मॉन्यूमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और 1300 मॉन्यूमेंट्स पे रिसर्च करना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक साथ एक बहुत बड़ी किताब निकालना एक चैलेंज हो जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पहली किताब बाउलीज पर है, अगली फोर्ट्स पर आने वाली है, मॉस्क पर, टेम्पल्स पर और गेट्स पर, वॉल्स पर। कई टॉपिक हैं जो अभी माइंड में है जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। रिसर्च मैं उन पर कर ही रहा हूँ और क्योंकि ये बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो आई थिंक ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं लिस्ट सबकी प्रोवाइड करता रहूँ और टॉप 10 के बारे में आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल रेफरेंस से, आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। सो दिस इज़ द बुक जो सर ने लिखी है, एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है जो यूजुअली हम नहीं सोचते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दिल्ली में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आसपास हैं हमारे। सो दिस इज़ द बुक you should definitely read, and thank you sir for being with us, for having this conversation. It was really nice to have you.